जैन, आवाज आ रही है मेरी? माई ऑडिबल? आई कैन नॉट हेयर यू। हाँ सर, आपकी आवाज। ओके, ठीक है। मेरे को एक बार ये और बता कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? क्या हमें स्टार्ट करना है कुछ? तो इंटीग्रेशन मेरे वाली बेसिक आप डिटर्म वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, मुझे लगता है डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम इस क्लास में, बट नहीं, डिफरेंशिएशन वो कर लिया था, फिर आप इंटीग्रेशन लिख के छोड़ दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन में पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए पहले हमें डिफरेंशिएशन समझ आना चाहिए। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। जितना हमने समझा उसी का ही यूज बिल्कुल एग्जैक्टली सबसे पहले मैं तेरे को सिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ। बहुत ही बेसिक से हम इंटीग्रेशन को कैसे सीखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो वही रूल्स थे जितने बताए थे, और उसकी हेल्प से सब इंटीग्रेशन, सारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा खत्म। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन टफ है यार। चलो, लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स फर्स्ट। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो ये लिखो। क्या करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, चल पहले मेरे को कुछ चीजों के आंसर देते जा, मैं तुझे बताता जाऊंगा कि उससे इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुझे बोला कि चल मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बताएगा क्या होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 2x। 2x। तो इस बात का ये मतलब है कि 2x का इंटीग्रेशन, अब करते कैसे इंटीग्रेशन वो बताता हूं, बट 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है। तो अगर तेरे को डिफरेंशिएशन आता है तो तेरे को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबसे पहली चीज तो सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से बने। अब मैं बताता हूं कि कैसे हमने इंटीग्रेशन बनाया। तो इसी का रिवर्स प्रोसेस है। ये देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेक करके बताता हूं पहले तेरे को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस dx को उधर मल्टीप्लाई कर दिया 2x की तरफ, तो ये बन गया डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x dx। सबसे पहले तो ये समझ ले, ये भी एक तरीके का डिफरेंशिएशन ही हो रहा है। इसमें चेन रूल लग रहा है। कैसे लग रहा है चेन रूल? देख, हमने डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, इसका मतलब है हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर का। बस हमने ये नहीं बताया किसके किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हमने ये नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले आप लगाना शुरू करो, चेन रूल लगाओ। एक्स स्क्वायर का करा 2x आया, फिर एक्स का करा, अभी एक्स का कर रहे हैं, पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सिंपल dx लिख देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार और देख, मान ले मैं ऐसे लिखता हूं, एक्स साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने का है। बोला गया डी ऑफ एक्स साइन एक्स करो, यानी कि डिफरेंशिएट करो एक्स साइन एक्स को। ये नहीं बताया किसी के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। पहले एक्स का करूंगा तो साइन, सबसे पहली बात तो एक्स का करूंगा तो साइन एक्स एज इट इज होगा, और एक्स का करूंगा तो dx आएगा। सिंपल, इसका मतलब है डिफरेंशिएट कर दिया आपने बस एक्स को, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, अकेले एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर मैं पहुंचा साइन एक्स के पास। तो जब साइन एक्स का करूंगा तो एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स को ऐसे लिख दिया। साइन एक्स का करा तो बना कॉस एक्स, और फिर एक्स का करा, एक्स का करा तो फिर से आया dx। तो एक चीज, आप हर डिफरेंशिएशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। खैर, अभी तो हम मैथमेटिकली समझे, अगर तो dx को मैंने उधर भेज दिया, तो ये बन गया डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू 2x dx। अब मैंने इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है।
सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2x dx। अब ये जो इंटीग्रेशन और डी जब जब मल्टीप्लाई होंगे तब तब ये वैल्यू 1 बन जाएगी। इस नीचे वाले को हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं करके दिखा रहा था बस। ये दोनों जब जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसीलिए इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो पहली लाइन लिखी है इसका मतलब यही था, दैट इंटीग्रेशन इनटू डी इज इक्वल्स टू 1। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, तेरे को एज सच याद नहीं रखनी, बस मैं एक प्रोसेस समझा रहा हूँ तेरे काम कैसे हो रहा है। तो इसका प्रोडक्ट आया 1। अब अगला सवाल आता है कि जी यहां पे भी तो ये सिंबल भी है और डी भी है। नहीं नहीं भाई, इसके डी के साथ ये dx है पूरा, ये अकेला डी नहीं है। अगर डी पहले लगा होगा इस तरीके से और तब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी, अदरवाइज नहीं। ये तो यहाँ पे dx बाद में लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन पहले लिखा हुआ है, दोनों बातें अलग अलग है। तो इसको मैं बोल सकता हूं इधर वाली साइड इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये बन जाएगा 1, बचेगा अकेला एक्स स्क्वायर, और इधर 2x dx का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, जहां से तेरे पास वापस यही फॉर्मूला बन गया। तो इसको अगर मोटा मोटा देखें तो इतना मतलब है कि जो अगर आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कोई दूसरा फंक्शन बनाते हो तो रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, आप उसी फंक्शन पे वापस आ सकते हो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। और यहीं से ही हमने अपने सारे फॉर्मूले बना लिए। किस तरीके से बनाया, आज एक और बना के दिखाता हूं, फिर सारे लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, बट डायरेक्टली करता जाऊंगा। बट पहले एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूं मैं, एक्स की पावर n का। ठीक है, एक्स की पावर n का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता हो। जिसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आएगा वो फंक्शन x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाता है। इन द सेम वे आई हैव टू फाइंड अ फंक्शन। तो मैंने कहा मुझे x की पावर n का फॉर्मूला बनाना है, किसी भी जनरल पावर के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो x की पावर n कब बनेगी, जब पहले यहां पे x की पावर n+1 रही होगी, तभी तो पावर नीचे आएगी और एक पावर घटा के लिख देंगे हम। डिफरेंशिएशन तो यही कहता है। पर जैसे तू इसका डिफरेंशिएशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n+1 इंटू एक्स की पावर n बन जाएगा। बट तुझे चाहिए सिर्फ x की पावर n। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसका ही कर लेते हैं सिर्फ। अगर इसका करेंगे तो ये बनेगा n+1 इंटू एक्स की पावर n। तो इस n+1 को उधर लेके जा सकता है, तो इसे तू बोल सकता है, ये फॉर्मूले शुरू हो गए हमारे। पहला तो एक एग्जाम्पल था बस कि किस तरीके से बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बने, मैं ये बताना चाहता हूं। तो यहां से n+1 को मैं दूसरी साइड लेके गया तो ये कुछ ऐसा बन गया। इसके साथ अंदर चला गया, डिवाइडेड बाई df इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो इस बात का ये मतलब है कि x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3। x की पावर 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 11/11, so on and so forth। बस यहां पे x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये 1/x बन जाएगा, और -1 रखते ही नीचे 0 आ जाएगा, देख, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं,
अभी बताएंगे, देख तेरे को याद आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये, और यहां से एक जनरल रूल कि अगर आप किसी फंक्शन fx को अगर आप किसी फंक्शन fx को डिफरेंशिएट कर रहे हो और आपको कोई फंक्शन यहां से gx मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको gx का इंटीग्रेशन पता है। अगर आप gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से fx पे पहुंचे। डिफरेंशिएशन का काम होता है छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, किसी फंक्शन को तोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम भी बोल देते हैं हम समेशन। समेशन माने जुड़ना। बहुत सारी वैल्यूज को अगर ऐड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के बड़ा बनाना इंटीग्रेशन कहलाता है, और बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो पहला फॉर्मूला था आपका ये, जिसमें आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन पता चला, x की पावर n+1/n+1। साथ में एक और लगा दे c, ये c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी c के बारे में बताता हूं, रुक जा 2 मिनट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कोई कांस्टेंट है c, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी हमें, बस हर बार आंसर में +c लिख देना है। जो भी आंसर आए फॉर्मूला लगा अपना +c कर दे, फॉर्मूला लगा +c कर दे बस। हाँ जी डन, लिख लिया ये सारा। लिख ले, जब लिख ले मेरे को बता दियो बस। हाँ हाँ लिख ले कोई इशू नहीं, आराम से लिख, बस मेरे को बता दियो, इन्फॉर्म कर दियो। हैंड रेज कर ले अपना, हैंड डाउन कर लिया कर, जब लिख लेगा ना पूरा तो खुद से हैंड डाउन कर ले, बोलने की भी जरूरत नहीं। जब भी मैं पूछूं हैंड रेज कर लिया, अगर नहीं लिखा है तो। और फिर हैंड डाउन तब करा जब तू लिख ले पूरा, तो मुझे पता चलता रहेगा कि तूने लिखा है कि नहीं लिखा। जैन डन।
अच्छा लिख रहा है अभी, ओके ओके। इसका मतलब ये लिख रहा है तू, जब भी तूने हैंड रेज किया हुआ है, हैंड डाउन करेगा तो फिर मैं समझ जाऊंगा तूने लिख लिया। ओके कूल। चलो जी, अब एक एग्जांपल से मैं तेरे को सी के बारे में समझाना चाहता हूँ। देख बहुत ही इजी सी चीज है, बट एक बार समझ मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो लेट्स से तूने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा, क्या आएगा आंसर? 2x, है ना? अच्छा चल मुझे इसका आंसर बता। मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट करके बता मुझे। क्या आएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन? 2x अगेन, राइट? क्योंकि 4 का तो जीरो ही हो जाएगा। अब एक कंफ्यूजन आ गया यहां से, देख समझ। आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, और आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन 2x है। तो इस बात का तो ये मतलब हो ना कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये तो ये कह रहा है। और ये कह रहा है कि भाई 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए यार। इनफैक्ट अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी कांस्टेंट ऐड करता हूं, 100, 200, -10, वॉट, कोई भी कांस्टेंट अगर तू एक्स स्क्वायर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा 2x ही रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं कि 2x का इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर है, हमें ये पता है, पर अगर एक्स स्क्वायर के साथ आप कोई कांस्टेंट भी देते हो तब भी आंसर 2x ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 100 डिफरेंशिएशन 2x। तो हम इस सिचुएशन से बचने के लिए इसको ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे मैटर करता है, सी क्या होगा। आप इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दीजिए। सी क्या है? कोई कांस्टेंट है, क्या वैल्यू ले सकता है? कुछ भी वैल्यू ले सकता है। क्या हमें निकालना है सी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें सी को निकालने की। हम बस ऐसे आंसर में बता देंगे कि ये सी कोई कांस्टेंट यहां पे आ सकता है। हो सकता है वो कांस्टेंट जीरो, हो सकता है वो कांस्टेंट, जैसे कि पहले केस में वो कांस्टेंट जीरो था, इस वाले केस में क्योंकि हमने सिर्फ इस तरीके से प्रोसीड करा। दूसरे केस में वो कांस्टेंट की वैल्यू 4 हो गई। तीसरे केस में वो कांस्टेंट कुछ और भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके जी एक्स मिलता है, तो पॉइंट ये है डिस्कशन का कि अगर आपने एफ एक्स को डिफरेंशिएट करा और आपको जी एक्स मिल रहा था, तो आप जानते हो कि अगर हम एफ एक्स प्लस किसी कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट करेंगे इसके साथ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। सी इज अ कांस्टेंट, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई ना कोई रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी जी एक्स ही आएगी। तो इन दोनों से हमने ये देखा कि जी एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आंसर सिर्फ एफ एक्स नहीं होगा, एफ एक्स प्लस सी होगा। इस सी को आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल देते हो। तो इसलिए जब भी हम अभी जितना हम पार्ट करने वाले हैं, उन सब पार्ट्स में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा आंसर के साथ प्लस सी लगा देंगे बस। इसकी वैल्यू कभी नहीं निकालनी। इसकी वैल्यू निकालनी होगी जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के चैप्टर पे होंगे, 9th चैप्टर, वहां पे सी निकलवाया जाएगा हमसे। उसके लिए हमें दिया जाएगा सब कुछ, घबराने की वो बात की बात है। तो पहले बेसिक मैंने तेरे को समझा दिया, इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है, कैसे फॉर्मूले बनाएंगे। अभी हमारा मेन काम होगा फॉर्मूले पे, और बिना फॉर्मूले के चैप्टर चलेगा नहीं। पर तू याद कैसे करेगा फॉर्मूला, उसके लिए मैंने तुझे अभी ये समझाया कि किस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर गोइंग फॉर फॉर्मूला, मैं तेरे को इस चैप्टर के बारे में छोटा सा आइडिया दे दूं। दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन
और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या मतलब है इनका? इनडेफिनेट मतलब नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट है, एग्जैक्ट नहीं है। इसमें हर बार सी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप आंसर के साथ प्लस सी लिख के देंगे, यानी कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है सी की जगह, इसीलिए इनडेफिनेट बोल रहे हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं होगा। अभी अपने समझने के लिए तो इतना समझ लो, इतना काफी है तेरे लिए कि इनडेफिनेट में हमेशा सी होगा, डेफिनेट में कोई काम नहीं है सी का, सी नहीं होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा। बढ़े आगे। अगर तूने नहीं लिखा है तो बस हैंड रेज कर सकता है, अभी अभी कर ले हैंड रेज, फिर जब लिख लेगा तो वो हैंड डाउन कर लियो। यस। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोबारा फॉर्मूले के पास। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, 9 एक्सरसाइज तक, शायद 7 या 8 एक्सरसाइज तक, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो मोस्टली पार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ही पूछा जाता है। अराउंड 10 से 12-13 नंबर का इंटीग्रेशन पूछा जाता है एग्जाम्स में, जिसमें से 8-13 नंबर का पूछा जाता था पहले, इस बार का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैं चेक करके बता दूंगा तेरे को। बट 13 मार्क्स में से 8 मार्क्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स ईच, और 1 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का पूछा जाता है। डेफिनेट भी हो जाएगा अगर इनडेफिनेट समझ आ गया तो, पूरा रिलेटेड है इससे। अगर इसमें अच्छा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, तो इसमें अच्छा होने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए हमें ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, काफी फॉर्मूले होंगे इसमें, ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिस से ही याद हो सकते हैं। और तो इसलिए रोज मैं एक एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, वो करता रहना है। तो अगर x की पावर n का हम डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बनेगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। हमेशा आंसर के साथ c जरूर लिखना है। यहाँ पे बता दीजिए, मेंशन कर दीजिए कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, -1 के अलावा आप n की वैल्यू कुछ भी लीजिए। जब जब इनफैक्ट n की वैल्यू -1 होगी तो ये 1/x बन जाएगा, और 1/x का आंसर log x आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। एक मिनट दे दो बस। अच्छा चलिए, तो
पहला फॉर्मूला वो हमारा x की पावर n का, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं, तो ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन। तो पहले तो मैं तेरे को बहुत ही बेसिक बेसिक सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन बता देता हूं। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था, ये है a की पावर x। a टू द पावर x इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, एल्जेब्रिक फंक्शन, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। तो वहीं पे a टू द पावर x से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल को हम देखते हैं कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। हमेशा इसको ऐसे देखना है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ओके, सो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, इस चीज को हम हमेशा ऐसे ही देख रहे होंगे। तो हमें पता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x log a, ये इसका डिफरेंशिएशन था अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो। यानी कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से ये मिलेगा, बट हम चाहते हैं a की पावर x का इंटीग्रेशन जानना, तो आप log a को उधर भेज दो। अगर log a को उधर भेज दोगे तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e की पावर x, यानी कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, यहां पे e रख दिया बस। e का माने e इज एन इरेशनल नंबर, मैंने बताया हो शायद पहले भी, नहीं बताया तो सुन ले। e एक नंबर ही है, इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू है लगभग 2.73 या 2.7 से भी काम चला सकता है। ऐसे समझ ले कि 2.7 कोई नंबर है, 2.7 है। ई को हम आइलर्स नंबर बोल देते हैं, आइलर्स। आइलर एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे EULER, लिखते यूलर है, पढ़ते आइलर है। इसके बाद अगर आप 1/x का करेंगे तो log x आएगा, उल्टा है बिल्कुल। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। देन इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ जाइए। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमें पता है sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। और cos x का डिफरेंशिएशन हुआ करता था माइनस sin x, यानी कि अगर आप माइनस sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वापस मिल जाएगा cos x। तो sin x का करोगे तो माइनस cos x। देन आप tan x का डिफरेंशिएशन जानते हो, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। देन आप sec x का डिफरेंशिएशन जानते हो, sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x, यानी कि sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x बैक टू sec x। ऐसे ही हमें cot x और cos x स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पता, cot x और cos x का डिफरेंशिएशन पता है, तो हम उनको भी बैक ट्रेस कर सकते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x।
ये मैं हटा रहा हूँ ई के बारे में, बस मैं तुझे थोड़ा आइडिया देना चाह रहा था ई का मतलब क्या होता है। ऐसे ही आप cosec x का डिफरेंशिएशन जानते हो। cosec x का होता था माइनस के cosec x cot x, तो मैं माइनस को वहां से निकाल के दूसरी साइड ले गया, तो ये हो जाएगा cosec x cot x का इंटीग्रेशन शुड बी माइनस cosec x प्लस, ऊपर भी प्लस से लगेगा, यहां पे भी प्लस से लगेगा। जितने फॉर्मूले मुझे डिफरेंशिएशन के पता है, मैं सिर्फ उनके उल्टे फॉर्मूले लिखते जा रहा हूं, ज्यादा नहीं मैं कुछ भी दिमाग लगा रहा अभी। अभी तो मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ फॉर्मूले पता है, मैं उनको यूज कर रहा हूं बस। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने लिखवाया था क्लास में। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - x²। तो इसका मतलब ये है कि इसका उल्टा 1/√1 - x² कहीं भी लिखा है तो मैं उसको दोस्त साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में चेंज करें तो 1/√1 - x² साइन इनवर्स एक्स बन जाता है। इसका उल्टा बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन था, ये ऐसे डिफरेंशिएशन था, बट अब उल्टा करेंगे रिवर्स, यानी कि तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे माइनस लगा होता -1/√1 - x², तो हमारे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स आ जाता। ऐसे अगर यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 + x² आता है, यानी कि अगर 1/1 + x² का इंटीग्रेशन करें तो जरूर tan x मिल जाएगा। ये तो वो बातें करी हैं अभी तक जो पता है पहले से। कुछ नया नहीं बनाया भाई, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अभी तक एक भी फॉर्मूला नया नहीं है। सबका सब एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो आपको ये 13 फॉर्मूले तो याद ही है, इसमें तो कहीं इशू ही नहीं है। और ये 13 आपको याद करने की जरूरत भी पड़ेगी। याद वो हर फॉर्मूला करना पड़ेगा जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा ही उतना जितना तेरे को जरूरत है। अब ये पूरा लिख ले जरा, 13 के 13 पार्ट्स। डन है, हाँ ठीक है, ओके। सर जी, पूछता रहे जैन, जो भी बीच में पूछने डाउट। जी, ये क्लास जरा जल्दी खत्म कर सकते हैं? कुछ इमरजेंसी के लिए जाना है। अच्छा, कब खत्म करनी है बता। अभी? 15 मिनट्स, कुछ ऐसा 5-10 मिनट्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो अभी ये कर लिख ले, फिर हम इससे आगे का बाद में बढ़ देंगे अभी। ओके, थैंक यू सर। हाँ sure। एवरीथिंग ओके जैन? हाँ सर, एवरीथिंग ओके। ठीक है। ओके जैन, ठीक है, कर सकते हैं क्लास में। जैन, ठीक है। हाँ।
Hello, Rishan. Am I audible? Hi, Rishan. Am I audible? Hello, am I audible? Uh, just one second. Is it Rishan or Rishan? First one, Rishan or Rishan? How should I pronounce it? First or second? Okay, okay, Rishan. Okay. Rishan, I just have a few questions for you, first of all. Is your mic working? If possible, please just turn on your mic. If not, then you can also answer me on chat. Okay. Rishan, I have a few questions for you. If your mic is working, so please talk to me. If not, then you can answer me on chat. Okay. So first of all, from where do you belong? Second is, you can start writing the answers. Okay, cool. And from India, where? Okay, cool. And Rishan, are you comfortable in Hindi as well? Okay, okay. And what are the subjects that you have opted in class 12? Like other than PCM? Oh, no, I already know PCM. Other than PCM, what have you opted? Do you have bio as well? Okay, cool, 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 cool. And are you preparing for some competitive exam as well, other than CBSE? Okay, okay. I think this is your first class of maths, right? I mean, you haven't taken any of my class.
Okay, I mean this. You have already taken my class? No, I guess this is your first class. Acha, one you have already attended. Okay. So just tell me the syllabus. What have you done in maths here? Where are you in school or in? I mean, how much do you know? Not exactly in school or in coaching. You may have been preparing somewhere else. I don't know about that, but I just want to know that how much do you know? How many chapters have you covered in school or wherever? Okay. Okay, Rishan, I think we have talked before. Yes. So your school has just started, right? You told me earlier that you haven't covered much chapters. Okay. Your school is starting from tomorrow. Okay. Okay. So you haven't covered any of the chapter till now in maths. Okay. Okay. I'm listening. First, I need to know about you. See, because before that, I mean, you can start writing, but I'm just telling you why am I asking this? Because then only we will be able to plan everything for you, right? Otherwise, there's no point me explaining everything randomly to you. I mean, I would surely want to know like what have you learned, and what I want you to learn now is I mean, I'll be focusing on calculus first of all. I don't know which chapters, tell me which 4 chapters have you covered? Okay. Let me remind you. Yeah. You check. Please check. I think you have covered matrices and determinants. I think so. Matrices and determinants. There are 2 separate chapters. One is matrices and another is determinants. Yeah, because we always cover those 2 chapters in the beginning only, because there are only 2 chapters from the unit algebra. They are the only 2 chapters from algebra. And rationalization, not rationalization. I guess it should be relation and function. Relation and function. Yeah, relation and function. And another should be inverse trigonometric functions, I guess. ITF. Okay, no worries. No worries. Acha, chal. Yeah, I know. In ITF. These 4 you have covered? Go, nah. It's not hard. It's tricky, I would say, not hard. So you can cover them. You can even cover all of the 4 chapters you have already covered. If you do not remember them, or if you are facing any problem, so we can cover that also. But for now, we will start from differentiation, the next 5th chapter. But if you want to cover those chapters also, so just tell me, okay? No worries. हाँ, करेंगे थोड़ा बाद में, अभी नहीं करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो तेरा आएगा सिलेबस में वो मोस्टली डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से आ रहा होगा. डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस वी विल फोकस. हाँ, नो वरीज. या no, I know that is why I told you, because yeah, I know. That is why I told you in the beginning itself कि अगर तेरे को वो भी 4 चैप्टर्स करने हैं तो हम करेंगे वो भी, क्योंकि तेरे को नाम ही याद नहीं थे, तो मेरे को पता है कि तेरे को चैप्टर कैसे याद होगा. तो आई नो, आई डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, तेरे को बस मेरे को बता देना है, जो भी खुल के बताना है. मतलब इफ यू हाइड समथिंग फ्रॉम मी तो वो कोई पॉइंट नहीं होगा. मेरे को कंसिडर मी एज योर एल्डर ब्रदर, और मेरे को सब बता देना है. जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बस ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा. मतलब
तू मेरे साथ ट्राई करेगा, तू मैं तुझे को कुछ प्रॉब्लम दूंगा डेली, तू मेरे साथ ट्राई करेगा तो विल बी बेटर। लाइक ऐसा तो नहीं होगा देख के एक दिन में कुछ भी अच्छा हो जाएगा, बट हाँ स्लोली इंप्रूव हो जाएगा मैथ। डू यू लाइक मैथ्स? अच्छा चल मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, डू यू लाइक मैथ्स? नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ यस दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर। ओके व्हाट्स द सब्जेक्ट यू, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, टेल मी। First tell me what's your favorite subject and then tell me your hobby. What do you like to do? Okay, computer science. What is your hobby? Like, do you? Okay, okay. Have you done any project? Okay, okay. So you want to opt for engineering? Ah, no worries. If you are trying, that's enough. Ah, no, no, no. Ah, yeah. I know, I know. We do not focus much on practical applications of the education we are studying or the concepts we are studying. We only focus on things mugging. We only focus on mugging things up and just give the exams and score good. But that's not the actual purpose why we are learning all of these concepts. So, so you want to opt for engineering? Yeah, that is what I was asking. Am I right? Okay, okay. And in engineering, you want to opt for mechanical or computer science? Tell me this. Cyber security engineering. Okay. Okay. My one suggestion I would give it to you is que first think about whatever you want to do. Okay. Like if you have, if you want to do cyber security engineering, should know about it. Like what is the scope? What's the placement? Where will you get jobs? And what will you study also? Because see, I'll tell you one example. I am also an engineer and हमारे यहाँ पे तो रेस है, सभी लोगों को इंजीनियर ही बनाया जाता है, एकदम इंजीनियर और डॉक्टर। तो बचपन से हमें ज्यादा ऑप्शंस तो दिए नहीं जाते हैं बहुत। मैं तो तेरे से थोड़ा और पीछे ही हूँ, मतलब पीछे आज के मैं तो आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन बैक इन 2018। सो आई पास्ड 12th इन 13-14। सो मतलब मेरे तो और 8 साल पहले मैं पास किया हूँ यही सारी चीजें। तो 8 साल पहले और कल्चर वैसा था कि हाँ मतलब अभी तो फिर भी थोड़ा ओपन कल्चर हमारा होता जा रहा है। उतना ओपन तो अभी भी नहीं हुआ है कि हमें चॉइस दी जाए हमारे करियर में कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। बट हाँ इतना ओपन तो हो गया एटलीस्ट के घर वाले सोचते हैं कि ठीक है चलो इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं करना है तो और क्या करना है बताओ। पर पढ़ना ही है अभी भी उनके अकॉर्डिंग। बट हाँ मेरे टाइम पे तो बहुत ज्यादा चॉइसेस मेरे को नहीं दिए गए। तो मेरे को नहीं पता था कि क्या, मतलब मेरे को इंजीनियरिंग से पहले का सब पता था। मैं एग्जाम्स के लिए मैं बहुत पढ़ता था, रैंक भी सब जगह आ गए, आईआईटी आ गया, एआई ट्रिपल ई मतलब जेई एडवांस आ गया, जेई मेंस आ गया। अच्छा, अच्छा। यू आर ओनली प्रोवाइडेड वन चॉइस। मेरे को भी सेम, मेरे को भी बस यही बोला था कि मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो और इंजीनियर बनना है, राइट। तो आई वॉज गुड इन मैथ्स, पीसीएम फॉर्चुनेटली। So I scored well in all the exams. I got rank. ओके, 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 ओके। फिर तो ठीक है, फिर तो मतलब ये है कि फिर तो नॉलेज इकट्ठा करनी है ईशान, बस बस ये जरूरी है। कूल, 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 कूल। व्हाट आर द गुड, चलो चल चल टेल मी दिस, व्हाट आर द गुड कॉलेजेस दैट प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग? What are the colleges in India? Which colleges in India provide cyber security engineering? Have you checked that? If not, then you should check this. कि कौन कौन से कॉलेज तेरे को टारगेट करने हैं। हाँ कोई इशू नहीं है, बस तेरे को पहले ये पता करना है कि कहाँ। हाँ वही मुझे भी लगता है एग्जैक्टली exactly। मेरे को भी नहीं लगता कि इंडिया में
शायद साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग तेरे को ब्रांच मिलेगा। हाँ कनाडा में होगा। हाँ हाँ हाँ, यूएस में भी होगा। राइट, वहां पे उधर मिलेगा। तो यू आर प्लानिंग टू गो फॉरेन, आउटसाइड? ओके, देन यू हैव टू राइट सैट, एसएटी एंड आल्सो टॉफल। टॉफल और दैट अनदर एग्जाम, हाँ आइल्स। आइल्स और टॉफल। यस 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 यस, कुछ तो सैट में भी मैथ्स होगा यार, पता है? सैट में भी अच्छा। हाँ हाँ हाँ, कुछ कॉलेजेस सैट से ही प्रोवाइड करते हैं। राइट राइट राइट। हाँ सैट में भी मैथ्स होगा, और एसएटी भी अपना पूरा मैथ्स और इंग्लिश पे बेस्ड होगा, बट मैथ्स उसमें वैसे टफ वाला नहीं होगा। मतलब एज सच के तेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये सिंपल सिंपल अपना टेंथ तक का मैथ्स होगा। जैसे तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टेंथ वाला, पूरा वैसे ही सिलेबस होगा एसएटी का। तो वो तू कर सकता है। हाँ बस इतना कर ले, ट्रिग्नोमेट्री तो होगा थोड़ा, बट बेसिक होगा। इतना मैं तेरे को सिखा दूंगा यहाँ पे। सब 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 कवर हो जाएगा। बस क्लास में ना, पता है क्या करना है तेरे को? देख इतना कर ले कि बोर्ड्स में ठीक ठाक स्कोर कर। मैं नहीं कह रहा कि तू 100 आउट ऑफ 100 लेके आ, और आते भी नहीं इतना आसानी से 100 आउट ऑफ 100, और कोई जरूरत भी नहीं है 100 आउट ऑफ 100 की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमें वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो कोई ऐसी वो नहीं है। बट हाँ, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है तो परसेंटेज तो बनानी ही पड़ेगी यार। देख इतना नहीं होगा, मतलब इतना भी नहीं है कि अपन बिल्कुल फेल ही हो जाए। अब 60% रख मिनिमम। वैसे मैं कहूंगा टारगेट कर अब 75%। 75% का अब टारगेट करेगा तो जो भी बनेगा ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो इतना बना के रख। और उसके लिए तेरे को इतना जरूर करना होगा, मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर मैथ्स। हाँ यस, वही मैं तुझसे बोलने वाला था कि बस एक इशू आएगा कि तेरे को जब जाना होगा कॉलेज में तो वहां पे भी वो तेरा परसेंटेज मांगेंगे। और जनरली लोग 80-85 से अब मांग लेते हैं इंडिया वालों से, 80+ परसेंटेज का। हाँ, वो थोड़ा बना लेना। मतलब अगर तू सही कॉलेज जाएगा थोड़ा, तो वो फिर 80% का मतलब ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखते हैं वो कि 80% ही चाहिए। बट प्रेफरेंस जरूर देते हैं जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसको। तो क्योंकि उनके पास कुछ देखने के लिए है नहीं ना अभी, तो वो परसेंटेज को थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि आपकी सिंसियरिटी को जज करना चाहते हैं परसेंटेज के थ्रू। तो इसलिए जितना आ जाए थोड़ा अच्छा ही है। बट हाँ, टारगेट तो अपना 75 का बना के रख। उससे ज्यादा आता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यस, ठीक है। तो ट्वेल्थ में भी इतना ही करना है बस। इतना कर लेंगे तो अपन को हो जाएगा। और पता है एनसीईआरटी से सारा हो जाएगा। एनसीईआरटी तू हर सब्जेक्ट का मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी लगाते चल। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर कंप्यूटर साइंस, और जो भी तूने वो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं वो भी हो, इंग्लिश, सबको पढ़ते चल। बुक्स अपनी जो भी हैं एनसीईआरटी से। मैथ्स में स्पेसिफिकली मैं एक एक्सरसाइज दूंगा रोज करने के लिए, एक एक्सरसाइज करके लानी है। आज नहीं दूंगा, आज तो तेरी फर्स्ट क्लास है, आज तो अभी हम मुश्किल से 15-20 मिनट पढ़ ही पाएंगे। तो आज का तो नहीं, बट हाँ नेक्स्ट क्लासेस से मैं तेरे को, मैं हमेशा क्लास में ये होता है एक एक्सरसाइज का पढ़ाता हूँ, एक एक्सरसाइज का देता हूँ। बहुत ज्यादा काम नहीं दूंगा। रोज का आधा पौना घंटा मेरे को, 30 से 45 मिनट्स मेरे मेरे लिए निकाल लियो, मेरे सब्जेक्ट के लिए। काफी होगा, इनफ होगा। 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी एक भी दिन, अगर क्लास में सही से समझ के जाएगा तो। ठीक है, तो क्लास में समझता रहे और घर जाके 30 to 45 मिनट्स में एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस कर, मैं ये चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा तुझसे कि तू पूरा करके लेके आ,
मतलब करके तो पूरा लेके आना है, मतलब मुझे पता है कि ऐसा भी होगा कि ना हो शायद, उससे कोई इशू नहीं है बस। अच्छा, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो ऋषान बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, देख एक तो मैं ये बता दूं, क्योंकि ट्रिगो पूरा अभी देख हमारे 6 चैप्टर्स हैं। 3 हो गए डिफरेंशिएशन के, 3 हो गए इंटीग्रेशन के। 6 के 6 चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, पता है। तो मैं तुझे कुछ कुछ सजेशंस दूंगा इसके लिए। और यही 6 चैप्टर्स नहीं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में भी ट्रिग्नोमेट्री है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी ट्रिग्नोमेट्री है, और वेक्टर 3D में भी ट्रिग्नोमेट्री। मतलब तू एक चैप्टर को हटा दे बस, प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। और कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? 11th वाली, 11th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट होगा। तो मैं तुझे एक सजेशन दे रहा हूँ आज, ठीक है। आज तो यार हम ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे एक्चुअली, पता है, अभी तो क्लास ही खत्म होगी, तूने बहुत लेट ज्वाइन करी है क्लास। और वो तो क्लास, अभी तो तुझे कुछ समझ भी नहीं आता, वो तो अभी जो स्टूडेंट्स थे क्लास में उनको कुछ इमरजेंसी आ गई, तो इसलिए मेरे को क्लास जस्ट तूने जब ज्वाइन करी है तभी उन्होंने जस्ट लीव करी है। अदरवाइज हम तो स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी इंटीग्रेशन पढ़ना। तो इंटीग्रेशन में अगर अगर हम तू यहाँ से आता क्लास में तो तेरे को कुछ समझ नहीं आता, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन से हम ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर सारे बच्चा वही रहता है बैच, तो मैं बताता हूँ तेरे को हमें क्या करना है। बट अगर बैच में हमारा बच्चा वो नहीं होता है, तब तो मैं तेरे को शुरू से डिफरेंशिएशन से पढ़ा रहूंगा। मैं अभी बता देता हूँ, मैं तेरे को डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कराऊंगा इन केस सिर्फ अकेला तेरी क्लास चल रही होगी। और अगर हमारी पूरी 12th के साथ तेरे को लेके हम आए तो तब मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहूंगा। उसके लिए मुझे तुझे अलग से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा मैनेजमेंट को, तेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, नो वरीज, ठीक है। बट क्योंकि अगर इंटीग्रेशन से तूने स्टार्ट किया तो तेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, तूने तूने उससे पहले डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है, और तूने अभी मेरे को बताया जो प्रॉब्लम है तेरी वो तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। मतलब इंटीग्रे बिना बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो ये सब चीजें पढ़ ही नहीं पाएंगे। देख हम देख यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है, फॉर्मूले लिखे हैं मैंने 6, ट्रिग्नोमेट्री के लिखे 6 नहीं 9 फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनफैक्ट। 13 में से 9 फॉर्मूले आर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होंगी। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो मतलब वो बड़ा ही टफ है कि हम आगे इसको स्टार्ट कर पाएंगे ना। तो विदाउट ट्रिगो तो नहीं होगा, बट हाँ तो मैं तेरे को फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या कर रहा हूँ ना, मैं तेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। और जितना काम का होगा, मतलब पूरा नहीं, जितना काम काम की चीजें मैं वो सिर्फ तेरे को उठा के बता दूंगा, जो भी तेरा यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। और उसके साथ साथ निशान, मैं तेरे को वो चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा एक, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिना नहीं होगा। और डिफरेंशिएशन के बाद में तेरे को बैच के साथ लेके आ जाऊंगा, मतलब इन डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन पे हम पहुंच जाएंगे ना, मैं बैच के साथ ही पूरा सिंक करा दूंगा। और जो तेरे पहले 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जब हमें टाइम मिलेगा तो हम उनकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है, लग जाएंगी सबकी एक्स्ट्रा क्लास, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं तेरे को कवर अप करा दूंगा सारा ये सब कुछ। तो आज के लिए मैं तेरे एक तो मैं तुझे छोटा सा टास्क दे देता हूँ, पहले तो क्या करना है, 11th की एनसीईआरटी लेनी है, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल से डाउनलोड हो जाएगी 11th की। 11th का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर तेरे को डाउनलोड करना है गूगल से। जब तू वो चैप्टर डाउनलोड करेगा तो उसमें तेरे को बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, उन सारे के सारे फॉर्मूले को एक सेंटर पेज पे नेक्स्ट क्लास में लिख के लाना है, बस इतना काम करना है। सारे फॉर्मूले सेंटर पेज पे, किसी भी एक सेंटर पेज पे लिख लेने हैं, नंबरिंग करते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, स्टार्टिंग से शुरू करियो, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे और उन सबको लिख लेना है बस। इसलिए बोल रहा हूँ निशान क्योंकि उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और मुझे पता होगा तुझे याद नहीं होंगे, बट वो याद कैसे होंगे उसका ये तरीका है कि तू वो सेंटर पेज लेके क्लास में बैठेगा, हर क्लास में वो सेंटर पेज तेरे पास होना चाहिए, तो जिससे कि तू जब भी तुझे फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो उससे देखता रहे, ठीक है। वो फिर ऐसे ही धीरे धीरे याद भी करा दूंगा मैं, क्वेश्चंस के थ्रू में तुझे याद भी कराता चलूंगा उनको, तो वो भी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा। बस अब आज के लिए तेरा टास्क ये है कि तेरे को सारे 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक सेंटर पेज पे लिख लेने, और ये लिख ले अपने लिए, तू मेरे से पढ़े किससे भी पढ़, मैं तेरे ये हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि तू ये लिख ले, क्योंकि तुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो उनको लिख ले और उसी को लेके बैठना है हमेशा जब भी मैथ्स की क्लास में बैठना है, किसी की भी क्लास में, क्योंकि उनको तूने बताया मुझे तेरी प्रॉब्लम, तो वो मैं उससे
उसके सोल्यूशन के लिए तुझे ये बात बता रहा हूँ, उनके बिना तो काम चलेगा नहीं। और जो भी है वो सब समझ जाएंगे, जितनी काम की बात है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, फॉर्मूले तुझे थोड़ा सा बस लिख लेने हैं। और मैं तेरे को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, चल आज कोई, तेरे को पता चल जाएगा मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करें? चल मैं थोड़ा सा मैट्रिसेस के बारे में तेरे को बहुत ही बेसिक आइडिया दे देता हूँ। और हम कुछ भी पढ़ते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको थोड़ा ना एक उससे थोड़ा सेंस बनाए। मतलब हम जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ते हैं सारे काफी लॉजिकल होते हैं। मैथ्स पूरा सब्जेक्ट ही लॉजिकल है। इसमें तेरे पास जितनी भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं यूज ही हो रही है। ये एक अलग बात है ऋषान कि हमें पता है या नहीं पता है वो कहाँ पे यूज हो रही है, बट हर एक चैप्टर मैथ्स का हमारी लाइफ में यूज हो रहा है। लाइक मैट्रिसेस तेरी लाइफ में बहुत यूज हो रहा है क्योंकि तू फोन चलाता है, तो फोन पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैट्रिसेस की हेल्प से ही बने हैं। जब भी हमें डेटा हैंडल करना होता है मैट्रिसेस के थ्रू ही हैंडल करते हैं। पर मैट्रिसेस है क्या? रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन है? डेटा का। कोई भी डेटा तूने लिया, उस डेटा को तू मैट्रिक्स में अरेंज कर सकता है। बेसिकली मैट्रिक्स क्या है? एक टेबल की तरह ही है। जैसे कोई सिंपल टेबल बनाते हैं हम। कैसे हम मैट्रिक्स को लिखेंगे? तो मैं तुझे एक मैट्रिक्स ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, बहुत ही बेसिक। किसी भी मैट्रिक्स का हम नाम देते हैं, नाम क्या होगा? कोई ना कोई कैपिटल लेटर होगा नाम। ए से लेके जेड तक कोई भी मैट्रिक्स तू यूज कर सकता है। मैं किसी मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूं ए, लेट्स से। तो मैट्रिक्स कैसा दिख रहा होगा? मैट्रिक्स में ये बिग ब्रैकेट्स लगे होंगे। इन बिग ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कुछ डेटा लिखा होगा। अब मैं तुझे एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कैसे। 1 2 3 a10 - 4 x - 2 0। देख मैंने 9 डेटा पॉइंट्स लिख दिए, 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबको पॉइंट्स बोल देते हैं इन सबको हम, या एलिमेंट्स बोल सकता हूं मैं, कि इस मैट्रिक्स के पास 9 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 9 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। और 9 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 a10 - 4 - 2 x 0। आप अपने मैट्रिक्स के अंदर कोई ना कोई एंट्री लिखेंगे, कोई ना कोई एलिमेंट लिखेंगे, और वो जो एलिमेंट्स होंगे ना वो इसी इसी तरीके से लिखे जाएंगे कि वो कुछ रोज और कुछ कॉलम्स की हेल्प से लिखे जाएंगे। नाउ व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स? कुछ नहीं यार, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है, ये 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 सब रोज है। तो 3 रो हो गई। फर्स्ट रो में हमारे पास 1 2 3 है। सेकेंड रो में हमारे पास a10 - 4 है। और थर्ड रो में हमारे पास 2x0 है। वैसे अगर तू वर्टिकल, जितना भी ये वर्टिकल वो है, एक सेकेंड, यस, जितना भी ये वर्टिकल लाइंस है ये सब कॉलम्स है। तो पहले कॉलम में हो गया 1 a 2, दूसरे कॉलम में हो गया 2 10x, तीसरे कॉलम में हो गया 3 - 4 0। राइट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोज है, वर्टिकल कॉलम्स, एग्जैक्टली, यू गॉट माय पॉइंट। अब आप इस ऑर्डर में किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब सबसे पहली बात, आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर? मैट्रिक्स कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3। इसको मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोल देता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर जब भी आप लिखेंगे तो पहली चीज आप बताएंगे कितने रोज हैं, और दूसरी चीज आप बताएंगे कितने कॉलम्स हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके नहीं बताएंगे कि 9 ऑर्डर हो गया इसका, नहीं, 9 ऑर्डर नहीं है इसका। इसका ऑर्डर है 3 × 3। ऑर्डर को आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, पहले रोज बाद में कॉलम्स, और मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। हाँ, बट अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि देख, इसके पास 9 एलिमेंट्स थे, 3 × 3 करेगा 9 ही मिलेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मिलता है वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और
विदाउट मल्टीप्लीकेशन अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब यहां पे ऑर्डर लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स देखते हैं, आजा। बताएगा मेरे को कितने रोज हैं यहाँ पे एंड देन कितने कॉलम्स है। करेक्ट, 2 रो हैं, 4 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 4 में इसका ऑर्डर लिख सकता हूं। और अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाएं तो 2 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 8 हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर, राइट। सो एनी मैट्रिक्स हैज अ फिक्स ऑर्डर and fixed elements. Order can be written as rows into columns and number of elements can be find out using number of rows into number of columns, right? So that is how we define a matrix. Now let me come to the main point कि भाई ये बनाना क्यों पड़ा, क्या जरूरत है इसकी, क्यों ऐसा करा। तो मैं तेरे को थोड़ी बैक स्टोरी देता हूँ इसकी कि हमने इवोल्यूशन तो स्टार्ट किया है ना, मतलब इवॉल्व तो हम ही कर रहे हैं ना, ह्यूमंस ही कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम 18th 19th सेंचुरी की बात करें तो हम शिप से चला करते थे, राइट। आज हम एरोप्लेन से चल रहे हैं, हमने डिस्टेंस को कितना छोटा कर दिया है, मतलब आज टाइम हम बहुत घटा चुके हैं, हम बहुत इजीली कहीं भी पहुंच जाते हैं। हर चीज में हमने अपनी सब चीजें, मतलब अब हम ग्रो कर चुके हैं, बहुत ग्रोथ हो चुकी है। बट जब बहुत पहले का टाइम था, जब शिप्स में ट्रैवल करते थे, तो होता क्या था कि जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स का काम क्या है, बिजनेस करना। और जब वो बिजनेस करते थे तो वो क्या करते थे, तो वो बहुत सारी अलग अलग यूटिलिटी वाले सामान, तो लेट से कोई मर्चेंट है, वो निकला बिजनेस करने। तो उसने बिजनेस करने निकला तो उसके पास 2 अलग अलग तरीके का व्हीट है, 3 अलग अलग तरीके की लेट से पल्सेस हैं, दाल है, फिर कोई 3 तरीके की सब्जियां हैं। तो उसके पास बहुत सारे आइटम्स वो लेके निकलता था, जिसकी उसके पास कई कई कैटेगरीज भी हो सकती है, काफी कैटेगरीज भी हो सकती हैं। लाइक राइस की 3 कैटेगरीज हैं, व्हीट की 3 कैटेगरीज हैं, पल्सेस की 3 कैटेगरीज हैं। तो ये जो रोज और कॉलम्स है ना, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको ऐसे देख सकता है कि ये 3 तरीके के राइस है, पहला है 1 2 3। तो इसको बोल सकते हैं 3 तरीके के व्हीट है। पहला टाइप ऑफ व्हीट है ए, दूसरा टाइप ऑफ व्हीट है 10, तीसरा टाइप ऑफ व्हीट है -4। इनका खुद में कुछ ना कुछ मतलब रहा होगा, अभी राइट नाउ ये सेंस नहीं बना रहा, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया होता, देख इन वैल्यूज को, तो ये बहुत सेंस बना देता कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास 3 तरीके के राइस हैं, एक है 30 रुपीज के जी, एक है 40 रुपीज पर के जी, एक है 50 रुपीज के जी। 3 तरीके के व्हीट है, एक है 20, एक है 30, एक है 40। और 3 तरीके की पल्सेस हैं, एक है 100, एक है 120 और एक है 150। तो बेसिकली अगर आप किसी भी डेटा, अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज लिखते हैं, तो ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने का। आप उसी डेटा को कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रिस्प फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा लिख सकते हैं, इफ यू यूज मैट्रिक्स। और साथ ही साथ कंपेयर करना, याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा मैट्रिसेस का यूज क्या है, मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते इस ए की कोई वैल्यू है ना, ए डज नॉट हैव एनी वैल्यू। ए की कोई वैल्यू नहीं है कि भाई ए की वैल्यू 10 है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू 10 है ना, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है अगर कोई ऐसा बोलता है। तो अ मैट्रिक्स डज नॉट possess एनी वैल्यू। A matrix does not possess any value। कोई वैल्यू नहीं होती मैट्रिक्स की, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन।
ये तो एक टेबल की तरह है, जैसे टेबल होती है, टेबल की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है, टेबल तो हमने कुछ चीजों को लिखने के लिए बना दी। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो मैट्रिक्स बनाए गए अपने किसी बड़े डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम इनको कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, अब हम इनको बहुत डेटा को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स से किस तरीके का आप ऑपरेशन लगा रहे हो। आप एक मैट्रिक्स के साथ बहुत सारे खेल कमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे वो हम समझेंगे आगे चलते हुए। बस एक और छोटी बात, मैं लास्ट बात जो बताना चाहूंगा तेरे को मैट्रिसेस की। अब देख, मैट्रिसेस का तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे पहले वाले का था 3x3, दूसरे का है 2x4, तीसरे का कुछ और भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर हमने उनको कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, या अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, 3 ही रो है 3 ही कॉलम्स है, तो उसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स माने तो वो एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है मुझे, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, क्योंकि इन दैट केस वो एक स्क्वायर बन जाएगा, जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेड्थ भी होगी। तो बताएगा ये मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, क्या शेप दिख रही है इसकी, सेकंड वाले की 2x4 में। पहले वाला तो स्क्वायर दिख रहा था क्योंकि जो लेंथ है वही उसकी ब्रेड्थ है। सेकंड वाले में लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है, तो क्या होना चाहिए? यस, रेक्टेंगुलर। तो इसको मैं बोल दूंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोले तो नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns. Number of rows not equal to number of columns. और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स को नाम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। और ये छोटा सा एक एग्जांपल था कि किस तरीके से थिंग्स विल प्रोसीड इन मैट्रिक्स, या किस तरीके से मैं भी पढ़ाने वाला हूं। तो आगे का पार्ट विल स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा पहले मैं तेरे को बेसिक आइडिया दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, साथ साथ जो भी तेरे को और चैप्टर्स पढ़ने हैं वो भी कल वाले क्लास में बस फॉर्मूले लिख के लाने हैं। ठीक है ऋषाम? चलो, ओके देन। ये तो क्लास अभी यहीं पे ओवर होगी क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास है। चलो, बाय बाय। यूट्यूब।